तो दो तीन बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर, बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई तो अच्छा क्या है। मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो
सुनामी, जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर लंबी, मतलब क्रैक जमीन में आया था, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा। वही हुआ है तेलंगाना में। मैं आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, DDD, 4D, 5D, 3D, ऐसे बोलते रहते हैं, सुना ना आपने। 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते पावर तेल से आती है, ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछें तो ब्लैक गोल्ड नहीं है, आज का तेल डेटा है। और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको वो डेटा दिखा देंगे। मगर जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है, उसका देश में कोई मुकाबला नहीं है। आज तेलंगाना में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉरपोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। हम आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में कॉरपोरेट्स के अंदर यह सवाल पूछें, कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है उनको। आपने मीडिया में सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, सुना ना आपने। ये आप सवाल पूछ सकते हैं, तेलंगाना में ओबीसी को कितने पैकेज मिले? 0। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन ओबीसी, दलित, आदिवासियों से भरी हुई है। ये जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ, गिग वर्कर्स, इनकी लिस्ट निकालिए। तेलंगाना में ब्लैक एंड व्हाइट है। इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। बघेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उत्पादक शक्ति। मतलब देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है,
ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मतलब आप लोग देश को बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, स्कूल आप बनाते हो, कॉलेज आप बनाते हो, अस्पताल आप बनाते हो, टेंपल भी आप बनाते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? आपको क्या दे रहा है आज हिंदुस्तान? प्राइवेट स्कूल, जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किसके? आपके नहीं, ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई। वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। तो अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आपकी, जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो आपको लगना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लगना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के किसान से पूछो, आपके बेटे के लिए क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आपका बेटा क्या करेगा? आपको कहेगा मजदूरी करेगा। और मैं चाहता हूं कि वो किसान कहे, नहीं, मेरा बेटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम है,
राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर, बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि और इसका कारण था, आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेट से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है, तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी।
और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो सुनामी, जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई, वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर लंबी, मतलब क्रैक जमीन में आया था, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा। वही हुआ है तेलंगाना में। मैं आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, DDD, 4D, 5D, 3D, ऐसे बोलते रहते हैं, सुना ना आपने। 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते पावर तेल से आती है, ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछें तो ब्लैक गोल्ड नहीं है, आज का तेल डेटा है। और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको वो डेटा दिखा देंगे। मगर जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है, उसका देश में कोई मुकाबला नहीं है। आज तेलंगाना में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉर्पोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। हम आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में कॉर्पोरेट्स के अंदर ये सवाल पूछें, कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है उनको। आपने मीडिया में सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, सुना ना आपने। ये आप सवाल पूछ सकते हैं, तेलंगाना में ओबीसी को कितने पैकेज मिले? 0। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन
ओबीसी, दलित, आदिवासियों से भरी हुई है। ये जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ, गिग वर्कर्स, इनकी लिस्ट निकालिए। तेलंगाना में ब्लैक एंड व्हाइट है। इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। बघेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उत्पादक शक्ति। मतलब देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती है, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मतलब आप लोग देश को बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, स्कूल आप बनाते हो, कॉलेज आप बनाते हो, अस्पताल आप बनाते हो, टेंपल भी आप बनाते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? आपको क्या दे रहा है आज हिंदुस्तान? प्राइवेट स्कूल, जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किसके? आपके नहीं, ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई। वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। तो अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं।
जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आपकी जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो आपको लगना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लगना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के किसान से पूछो आपके बेटे के लिए क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आपका बेटा क्या करेगा, वो आपको कहेगा मजदूरी करेगा। और मैं चाहता हूं कि वो किसान कहे नहीं, मेरा बेटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है।